हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग मुंबई में आ चुके हैं, तो मुंबई से आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट। हमारे ये नॉलेज का भंडार है, कोई भी टॉपिक तो इनके पास उसमें बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। बीट जियो पॉलिटिक्स, बीट एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस की बात कर लो, आप एलियंस की बात कर लो, डायनासॉर्स की बात कर लो, तो इनके पास नॉलेज का पूरा भंडार है ये। आज हमारे साथ मौजूद हैं गौरव ठाकुर जी। स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई बॉम्बे आना था तो हमारी तो आप थे विश लिस्ट में कि इनके साथ एक पॉडकास्ट तो चाहिए, क्योंकि भाई आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो और जो टॉपिक्स पे आप बात करते हो जनता को उनमें बहुत इंटरेस्ट है जानने में। तो सबसे पहले तो यार मुंबई आके कैसे लग रहा है? भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसे हम 3-4 बार आ रखे हैं, 4-5 बार, तो हाँ ठीक ही है। अब अगर आप ये बोलोगे, आप अगर कुछ कंपेयर करोगे तो आपको उसका आंसर भी पता है। पर बढ़िया है वही भाई। यार, ये सबसे ऐसा समय है ना, अभी 2 साल सबसे वर्स्ट समय है मुंबई में रहने के लिए। तो पर स्टिल यहाँ पे वाइब बहुत अलग है, मजा आता है भाई। अलग वाइब है, ये थोड़ा सी के करीब है। अगर साउथ बॉम्बे जाओगे तो और अलग वाइब रहेगा, एकदम दिल पे लगेगा। अच्छा, ये ऐसा है कि हाँ यार ना, ये ना बहुत फास्ट शहर है, सब लोग अपने काम से काम रखते हैं, लगे और हुए वो हैं, फील होता है, और वो फील होता एकदम से फील होता है वो। है। बहुत मेहनती भी है, हार्ड वर्किंग भी है, प्रोफेशनलिज्म कुछ ज्यादा ही है। Right. थोड़ा सा उसमें रहते हैं कि अपने धुन में बस मुझे आगे बढ़ना है, वैसे वाला सीन है। तो चलो ये भी बढ़िया है। बस को यहाँ के ट्रैफिक में ना फंसे बस। हाँ मैं फंस के आ रहा हूँ भाई, पूरी जिंदगी ट्रैफिक में निकल जाती एक रोड बंद कर दिया था तो वहां से पूरा यू टर्न मार के आधा घंटा चला अरे गया। बाप रे। 5 मिनट दिखा रहा था, फिर 5 मिनट सीधा आधा घंटा हो गया। अरे भाई तो अभी चल रहा है अभी मुंबई में। अच्छा गौरव भाई, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने एलियंस के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा आपने बताया है लोगों को। तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस को आप थोड़ा हमारी भी बताओ कि एग्जैक्टली साइंस क्या मानती है। सो एलियंस को लेकर देखो, डेफिनेटली मतलब एलियंस अगर हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को देखें, मतलब संभावना को देखें हम, तो डेफिनेटली एलियंस एग्जिस्ट करने चाहिए। बिकॉज पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे हम अगर पृथ्वी के कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये सब का जो रेशियो है, ये रेशियो एग्जैक्टली मैच करता है एक यूनिवर्स में जो रेशियो है उससे। ठीक है, तो मतलब पृथ्वी कोई अतरंगी ग्रह नहीं है, उसमें जो लाइफ के एलिमेंटल कॉम्पाउंड्स है का जो रेशियो है वो एग्जैक्टली मैच करता है। सिमिलर है अदर प्लेसेस इन यूनिवर्स में भी। तो इसका मतलब वही सेम रिएक्शंस दूसरे उसमें भी हो सकते हैं। लाइफ की जिस तरीके से अर्थ में लाइफ बना, वहां पे भी ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें लाइफ के लिए क्या देखा जाता है, लाइफ के लिए देखा जाता है कि एक प्लैनेट अपने होस्ट स्टार, जैसे हमारे केस में हमारा अर्थ हमारे सन से एकदम बराबर दूरी पे होना चाहिए। ज्यादा दूर गया तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फ्रीज हो जाएगा, ज्यादा नजदीक गया तो जल जाएगा। तो गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे टेलीस्कोप से डेटा निकाला, केपलर स्पेस टेलीस्कोप, हबल, ये सब से हमें फर्मी, तो इससे हमें बहुत सारे ऐसे वो मिले, क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स मिले जो कि एक्चुअली में हैबिटेबल जोन में है। अब उनमें जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री भी थ्रू आउट द यूनिवर्स काफी सिमिलर है। अच्छा, कार्बन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि अकेले इतने कॉम्बिनेशंस बना सकता है जितने सारे एलिमेंट्स कंबाइंड। कार्बन इज द मेन एटम, क्योंकि कार्बन सबसे ज्यादा बॉन्ड करता है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ। कार्बन को ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही हाउसी है, उसे फट 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 सेट होना है किसी के साथ, ठीक है, कार्बन। तो कार्बन की भी मात्रा दूसरे प्लैनेट्स में है अच्छे मात्रा में। तो कहने का मतलब ये गोल्डीलॉक जोन में है, कार्बन है, लाइफ के जो एलिमेंट्स है उसका भी यही है, उसका भी प्रपोर्शन मोर और लेस सिमिलर है। तो यार कोई इंसान जो इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट करेगा वो स्टूपिड ही होगा कि एलियन लाइफ हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। और एक ड्रेक्स इक्वेशन करके एक इक्वेशन है बेसिकली, जो कि एग्जैक्टली इसकी प्रोबेबिलिटी को से डील करता है, और उसके भी रिजल्ट्स पॉजिटिव ही है कि मतलब यस देयर शुड बी लाइफ। अब सवाल ये है कि क्या एलियन लाइफ वैसा है जो जैसे हमने फिल्मों में देखा है? और साइटिंग्स भी देखते हैं हम काफ़ी सारी कि भाई नेटफ्लिक्स पे जो हम देखते हैं कि भाई यूएस में आया, Invasion हो गया। और ये लगता है कि यूएस में ही क्यों आया। अभी फिलहाल इंडिया के लिए ही बोले गए थे कि इंडिया में भी आए थे कुछ। कैलाश मानसरोवर वाले रीजन में भी कहते हैं यूएफओ स्पॉट होते हैं। उसको बेसिकली एपिसेंटर कहते हैं यूनिवर्स का, तो कि वहीं से ही कांटेक्ट होता है सारा, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो देखो ये सारे चीज़ों में ना, मतलब ये सारे जो क्लेम्स हैं
इसमें अभी कोई भी लाइक जो मेन स्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इसमें बिलीव नहीं करती, ठीक है, ये सारे क्लेम्स में कि ऐसा हुआ है, एलियन स्पॉटिंग्स हुए हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, 100 रीजंस हो सकते हैं कि भाई एलियंस जैसा कुछ दिखा, अलग अलग टाइप के क्लाउड्स होते हैं, ऑर्ब्स जैसे लुक आते हैं, फिर क्लाउड्स में भी जैसे डिफरेंट शेप्स हो गए, लाइटनिंग के भी अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक लाइटनिंग है जो कि एक जेलीफिश स्प्राइट लाइटनिंग कहते हैं, स्प्राइट लाइटनिंग होता है, वो ऐसा लगता है कि आसमान में एक जेलीफिश जैसा, एक स्केलेटन जैसा कोई चीज आ गया करके, तो रेड कलर का जेलीफिश स्प्राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इजीली मिसकंस्ट्रू किया जा सकता है कि भाई क्या देखा क्या नहीं दिखा करके। दूसरी चीज क्या है कि देखो, कॉन्स्पिरेसी थियरीज हमेशा बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, क्योंकि लोगों को हमेशा वो चाहिए रहता है कि मिर्च मसाला, कि भाई क्या दिखा क्या नहीं दिखा, ठीक है, ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है, तो वो चीज़ हमेशा ज़्यादा जाती है। लेकिन कई बार ना एक्चुअल रियलिटी काफ़ी बोरिंग होती है, ठीक है। तो एलियंस की अगर हम बात करें तो क्या एलियंस वैसे हैं जो हमारे जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, क्या एलियन इंटेलिजेंट है? इसके चांस और अभी कम हो जाते हैं सर। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर दिखाते हैं, पोर्ट्रे करते हैं मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, तो मतलब कहीं से तो इंस्पायर्ड हैं लोग जो बना रहे हैं या दिखा रहे हैं। अगर उनका एक स्ट्रक्चर बनाया गया, मतलब किसी ने कुछ तो देखा, ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों बना, तो हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर के पीछे रीज़न ये है कि हम सोचते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, हमारा जो फोरहेड है वो बड़ा है, ठीक है। सो बेसिकली हमारा फोरहेड बड़ा क्यों है? अगर तुम कुत्ते को देखोगे या कोई भी जानवर को देखो, उनका फोरहेड सपाट होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ऊपर नहीं होता है, ऐसा होता है। डॉग का हाथ तो फेरते रहते हैं हम। ये इंसानों में ही ये पेक्यूलियर ट्रेट है, क्योंकि ह्यूमंस का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सारे आइडियाज, सारा प्लानिंग, सारा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, सारा जो भी हम फ्यूचर प्रेडिक्शन का गेम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन, ये सारा जो भी कॉग्निटिव एबिलिटी है ये यहीं पे होता है। तो मे बी इंस्पिरेशन के लिए बहुत सारे राइटर्स हो गए, जो भी है, उन्होंने इस तरीके से सोचा होगा कि यार एलियंस हमसे भी स्मार्ट है, तो उनका दिमाग हमसे भी बड़ा होगा, और आइज हमसे भी बड़े होंगे, क्योंकि आइज भी दिमाग का पार्ट है। बहुत लोग ये नहीं जानते। एवोल्यूशन के टाइम पे आपका आइज आपके दिमाग को अटैच्ड है डायरेक्टली। सो जैसे जैसे आपका दिमाग बढ़ा, वैसे वैसे उसने आइज को आगे पुश कर दिया और खोपड़ी से बाहर निकाला। योर आइज इज योर ब्रेन, योर आइज इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रेन। सर इसमें कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आप एलियंस का वो स्ट्रक्चर जस्टिफाई करने के लिए आप ये चीज़ें देख रहे हैं, या फिर इस तरीके से आप सोच रहे हैं कि यार ठीक है कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि सभी राइटर्स ने या डायरेक्टर्स ने उस एलियन के स्ट्रक्चर को माथा बड़ा कर दिया, आंखें बाहर कर दी, वो स्ट्रक्चर जस्टिफाई करने के लिए आप ऐसा कह रहे हैं, फिर रिसर्चर्स ऐसा कहते हैं। देखो ये फैक्ट है, बिकॉज कभी भी जो राइटर्स होते हैं ना, देखो राइटर्स, अब मैं खुद भी एक राइटर रह चुका हूँ और मैं क्रिएटर भी हूँ, तो मैं क्रिएशन के टाइम पे भी राइटिंग करता हूँ। तो हमारा गोल क्या होता है? पहला तो यह है कि हमें साइंस के बारे में भी बताना है, और दूसरी चीज है हमें इस तरीके से बताना है कि लोगों को मजा आ जाए। तो बाय डिफॉल्ट एक एग्जैजरेशन आता ही है। अब आज थंबनेल्स भी हम बनाते हैं, तो थंबनेल में मिस्टर बीस्ट का भी थंबनेल देख लो, बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड लगता है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो ऑक्यूपेशन ही ऐसा है। ओके, बट आप एक बात बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि एलियंस हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं और वो कभी भी चाहते हैं तो वो आ सकते हैं मतलब हमारे प्लैनेट पे? और देखो एलियंस के एडवांसमेंट के लिए भी बेसिकली एक साइंटिस्ट थे निकोला कार्डेशेव करके, तो उन्होंने एक स्केल बनाया था, कार्डेशेव स्केल करके, सुना होगा। टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन, टाइप 5, टाइप 7 सिविलाइजेशन। तो बेसिकली ये जो कार्डेशेव स्केल बना था, ये एक हाइपोथेटिकल स्केल है, और ये मैं बात कर रहा हूं 19वीं सेंचुरी की। उन्होंने ये सोचा कि यार हमसे तो ज्यादा इंटेलिजेंट एलियंस होते रहेंगे, क्योंकि आज के तारीख में हम इंसान, हमें मतलब मैच्योर होके लाइक हार्डली बस 1-2 हज़ार साल हुआ है और हमने इतनी टेक्नोलॉजी बना दी है, ठीक है। तो डेफिनेटली क्योंकि ये यूनिवर्स इतना पुराना है और इतना बड़ा है, तो यहाँ पे कई सारे ऐसे एलियंस होंगे जो कि हमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट होंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार इनके स्मार्टनेस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। मतलब एक पॉइंट के बाद अगर एक एलियन सभ्यता अभी ह्यूमंस जहां पे है उससे भी ज्यादा एडवांस हो जाती है, तो वो दिखेगी कैसे, ठीक है। और
उनको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, उनको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये कौन से लेवल की है, क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो उन्होंने एक कॉमन फैक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किया और वो है एनर्जी कंजम्पशन। क्योंकि जैसे जैसे एक सभ्यता एडवांस होती है उसका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है। तो एनर्जी कंजम्पशन के बेसिस पर उन्होंने ये एक मॉडल बनाया कॉल्ड कार्डेशेव स्केल। स्केल का काम होता है मेजर करना। तो टाइप 1 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होगी जो सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट में गिर रहे अपने होस्ट स्टार की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो जैसे हमारे केस में सन, तो सन का जो एक जो रे ऑफ लाइट है उसको अगर हम सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, अभी हार्डली हम कुछ परसेंटेज सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहे रहेंगे, ठीक है, बाकी सन तो ऐसे इधर उधर वेस्ट होता है। तब हम टाइप 1 में आएंगे। तो मतलब हम पृथ्वीवासी टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है, हम टाइप 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, टाइप 1 बनेंगे। फिर टाइप 2 सिविलाइजेशन में ये तो थोड़ा माइंड ब्लोइंग है कि हमारा जो स्टार है सन, तो सन हमसे ना, हमारे पृथ्वी से इट्स लाइक हजारों लाखों गुना बड़ा है पृथ्वी से। तो टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए एक एलियन सभ्यता को अपने स्टार की पूरी एनर्जी को सोखना होगा। मतलब स्टार के अराउंड एक मेगा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा कॉल्ड डायसन स्फीयर। अब ये डायसन स्फीयर दिखता ऐसा है कि सन समझ लो ये है और उसके बाजू में एक बड़ा सा मेटल का एक, मतलब यू नो जिस तरीके से सोलर पैनल्स होते हैं, तो एक बड़ा सा पैनल लगा है जो सन को चारों बाजू से घेर के रखा है और उसकी ऊर्जा को सक कर रहा है। तब हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बनेंगे और वो सारी एनर्जी को हम यूज कर रहे रहेंगे हमारे सिविलाइजेशन को एनरिच करने के लिए, एम्पावर करने के लिए। वो टाइम पे हम स्पेस ट्रैवल भी करने लगेंगे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट। तो जैसे आज हम समझ लो, आज हम इंडिया से अभी तुम लोग दिल्ली से मुंबई आए, हाँ, कहीं फ्लाइट ले लिया, यहाँ से दुबई ले लिया, तो वैसे हम यहाँ से मार्स जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, जुपिटर जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब जुपिटर में भी अगर कॉलोनीज बने तो जहाँ जहाँ पे भी ह्यूमन कॉलोनीज बने वहाँ पे हमारा इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल कॉमन हो चुका होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी है हमारे पास और इतना सिविलाइजेशन एडवांस हो चुका है। तो हो सकता है कि एलियंस ने बना लिया हो ऐसा कुछ, क्योंकि उनके लिए कहा जाता है वो कर सकते हैं ट्रैवल। तो ये जो स्केल है, ये पहली बात तो हाइपोथेटिकल स्केल है, लेकिन मैं बताता हूं कि ये क्या सीन है कि एलियंस ने बनाया, हो सकता है नहीं हो सकता है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें नहीं मालूम पड़ेगा, ये मैं आगे बताता हूं। बट पहले स्केल को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन जो है, टाइप 3 सिविलाइजेशन में बेसिकली आप अपने सोलर सिस्टम में और अपने गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स है, हर किसी स्टार का आप एनर्जी चूस रहे हो। मतलब हर स्टार में डायसन स्फीयर्स लगे हुए हैं, हर स्टार, हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है और ऐसे कम से कम बिलियंस ऑफ स्टार्स हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। तो ऐसा कहते हैं कि जितने कण, जितने रेत के दाने दुनिया भर के बीचेस में हैं, उतने स्टार हमारे गैलेक्सी में है और उतने स्टार्स में हमने डायसन स्फीयर लगा के रख दिया है। तो हम टाइप 3 सिविलाइजेशन बनेंगे। अरे बाप रे सर, ये तो बहुत ही हाइपोथेटिकल बहुत हाइपोथेटिकल है, बट ये पॉसिबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू कार्डेशेव, ठीक है, निकोला कार्डेशेव, ही वाज अ साइंटिस्ट। तो अब ये कैसे होगा, टाइम लगेगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लगेगा, हमें साइंस के कुछ बहुत ही डार्क कायदे कानूनों को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा जिससे हम उस लेवल का लीप ले पाएंगे। लेकिन नेवर से नेवर, क्योंकि आज तो कोई ये सोच ही सकता है कि भाई फोन से इधर बैठे अमेरिका में बात कर रहा है, एक टाइम पे एक केवमैन को दिखा दोगे तो बोलेगा भाई बहुत ही हाइपोथेटिकल है, राइट। बट सिर्फ एक सिद्धांत चाहिए था। आप सर ये बहुत अलग दो पहलू को हम कंपेयर कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ी चीज हो गई जो आप ये कह रहे हो। और टेलीफोन से वो भी पहले बहुत ही बड़ी लग रही थी। मतलब सोचो एक इंसान केव में बैठा है, यहाँ पे तुम बैठ के भाई पृथ्वी के कोने में बात कर सकते हो, तो ये भी पहले बहुत ही बड़ी लगती थी। एक सिद्धांत सिर्फ चाहिए ना, सिद्धांत, कुछ अगर हमें सिद्धांत मिल गए, समझ लो हमने डार्क एनर्जी को एक्सप्लॉइट करना सीख लिया, हमने वर्महोल्स को एक्सप्लॉइट करना सीख लिया, ठीक है। इससे हम एक जगह से दूसरी जगह पे डोरेमोन के एनीवेयर डोर की तरफ पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें यहां से जाके स्टार नंबर ये, और समझो
हर कंट्री में, हर अभी तो कंट्री की वजह से आबादी बढ़ रही है क्योंकि इतने कंट्रीज है, हर प्लैनेट में आबादी बढ़ेगी। अब बिलियन से ट्रिलियंस ह्यूमंस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? डीएनए का तो काम ही है बढ़ते रहना, इन्फेक्शन की तरफ फैलना, 1 से 4, 2 से 4, 4 से 8। तो कहने का मतलब ये, और बिलियंस को कॉलोनाइज करने में कितना ही टाइम लगेगा, तो ये भी तो कंपाउंड होते जाएगा ना। तो इट्स पॉसिबल, मतलब हम इम्पॉसिबल तो साइंस ने एक चीज सिखाया, इम्पॉसिबल कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा सर, जी आप कुछ हाँ, फिर आगे बढ़ते जाएगा इस तरीके से डायसन स्फीयर, फिर आप यूनिवर्स को करोगे। अब कमिंग टू योर आंसर, सो क्वेश्चन ये था तुम्हारा कि ऐसी कोई एलियन सभ्यता हो सकती है जो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो हमसे करा रही है। तो यहां पर ना एक फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के हिसाब से एक लिमिटेशन आता है। लिमिटेशन ये है कि जब से यूनिवर्स क्रिएट हुआ था ना, तो डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि स्पेस को एक्सपांड करा रही है, और डार्क एनर्जी का जो स्पीड है स्पेस को एक्सपांड कराने का, वो लाइट से भी ज्यादा है। ठीक है, मतलब डार्क एनर्जी के एक्सपेंशन की वजह से एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट स्पीड से अलग होती जा रही है। तो हमारी जो नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, और आजू बाजू के जो भी गैलेक्सीज है, अभी तो फिलहाल ये एंड्रोमेडा और मिल्की वे एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं क्योंकि वो लोग डांस कर रहे हैं आपस में, मतलब दे आर ऑर्बिटिंग ईच अदर। तो एक पॉइंट पे वो कोलाइड हो जाएंगे और कहते हैं कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे कोलाइड के बाद मिल्की मेडा बनेगा। ठीक है, बट अगर लेट्स से कि इनका मोशन ऐसा नहीं, इनका मोशन ऐसा होता, ठीक है, तो ये लोग अपने जगह पे स्टेबल होते थे, तो इन दोनों के बीच में लाइट के स्पीड से भी फास्ट इनका एक्सपेंशन हो रहा होता, मतलब ये लोग एक दूसरे से दूर जा रहे होते थे। तो अब ये सिद्धांत एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। ठीक है, क्यों लिमिटेशन है? क्योंकि अब तक हमने जितना भी सीखा है साइंस को, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइट की स्पीड से ही आप कर सकते हो। लाइट की स्पीड वो लिमिट है। तो हम फोन पे बात करते हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जाता है। रेडियो वेव्स लाइट का ही एक वेवलेंथ है। रेडियो वेव्स लाइट वेव्स है। ठीक है, माइक्रोवेव लाइट वेव है, एक्सरेज लाइट वेव है, ये सब लाइट वेव है, और लाइट का एक स्पीड लिमिट है। ठीक है, जब गैलेक्सीज आपस में एक दूसरे से अलग जुदा होते जा रहे हैं और लाइट का एक स्पीड लिमिट है, और ये लोग जुदा एक दूसरे से होते जा रहे हैं लाइट से भी फास्ट, तो फिर इस गैलेक्सी में अगर कोई एलियन है और वो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो लाइट के स्पीड से ही कर पाएगा, बट लाइट का रे तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा ना। क्योंकि ये तो उससे ज्यादा स्पीड से हम लोग एक दूसरे से जुदा होते जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा। तो हमारे गैलेक्सी में ही उस एलियन सभ्यता को होना पड़ेगा अगर हमें उसके प्रेजेंस को ढूंढना है तो। ओके, ठीक है, तो ये गेम है, ये लिमिटेशन है बेसिकली। अगर वो कोई दूसरे गैलेक्सी में, देखो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है यूनिवर्स में, लेकिन उससे हमें कोई वास्ता नहीं है क्योंकि वो सब आपस में से बहुत दूर जाते जा रहे हैं, वैसा है। तो इसको द फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं, द फर्मी पैराडॉक्स, कि लाइफ तो बहुत हो सकता है लेकिन वो लाइफ हमें कभी अनफॉर्चुनेटली शायद हमारा उनके साथ कभी इंटरैक्शन में भी ना हो पाए, या मे भी हो जाए, ऐसा कोई सिद्धांत हमने एक्सप्लॉइट कर लिया तो हमारे थियरीज अपग्रेड हो रहे हैं। ये आइंस्टाइन की थियरी बोलती है, और उससे पहले भी कुछ साइंटिस्टों ने ये प्रूव किया था कि लाइट की जो स्पीड है, तो ये मैक्सवेल के टाइम तक ही बेसिकली एस्टैब्लिश हो गया था कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट है। और आइंस्टाइन ने बेसिकली वो ये चीज़ को प्रूव किया कि लाइट की स्पीड का टाइम के साथ रिलेशन है। मतलब जितना आप लाइट के स्पीड तक पहुंचते रहोगे, लाइट के स्पीड को अगर आप टच करने जाओगे तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। लाइट की स्पीड है 3 लाख मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, विच इज लाइक समथिंग 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स या माइल्स पर वो तो एक लिमिटेड है, ये एक लिमिटेड स्पीड है, और इससे ज्यादा स्पीड में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, वरना आइंस्टाइन की पूरी थियरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अब तक कोई नहीं कर पाया ये चीज, प्रूफ कर पाया कि इससे ज़्यादा स्पीड में इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो सकता है। तो ये एक लिमिटेशन है। एक टॉपिक है जो मैं छेड़ना चाहता हूँ, जो मैंने आपका कंटेंट में देखता रहता हूँ काफ़ी। हाँ। तो उसमें आप बात कर रहे थे डायनासोर्स के बारे में, और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बट हम इसमें डीपली कभी गए नहीं हैं। तो आपने इसमें डीप रिसर्च करी है, तो आपकी एक एक्सप्लेन करने की, बताने का एक तरीका अलग है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि what actually happened thousands of years like back, कि डायनासोर्स कैसे एग्जिस्ट करते थे, क्या हुआ था, एक्सटिंक्ट कैसे हो गए, and all of that।
थोड़ा बताओ उस बारे में हमारी ऑडियंस। सो बेसिकली लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो लाइफ की शुरुआत सबसे पहले कहते हैं कि जियोथर्मल वेंट से हुई। तो जैसे हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी में कॉन्टिनेंट्स है और कॉन्टिनेंट्स के नीचे ओशंस और ये सब के नीचे, कॉन्टिनेंट्स के नीचे प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो अब ओशंस के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसके बीच में छोटे छोटे क्रैक्स है, वहां से ना जो पृथ्वी का जो क्रस्ट से हीट निकलती है, तो वहां पर वो हीट की मदद से पहली लाइफ इवॉल्व हुई थी। उसको प्राइमोर्डियल सूप बोलते हैं। तो प्राइमोर्डियल सूप मतलब एक ऐसा गर्म पानी का एक इकोसिस्टम जहां पे कॉन्स्टेंटली केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल स्टार्ट हुआ था जो कि एक रेप्लिकेशन वाला मॉलिक्यूल था। बहुत सारे किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बट लाइफ को स्पेशल क्या बनाता है? लाइफ को स्पेशल ये रेप्लिकेशन वाला मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको आज हम डीएनए कहते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये डीएनए का ही एक कोई इनिशियल वर्जन था। डीएनए थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है जो कि इवॉल्व हुआ है, बट ये था। तो वहां से लाइफ की शुरुआत हुई। ये मॉलिक्यूल की खासियत ये थी कि ये फोटोकॉपीज बना सकता है। तो आज हम बच्चे पैदा करते हैं, आज जानवर बच्चे पैदा करते हैं, प्लांट्स के सीड्स होते हैं, जो सीड्स जर्मिनेट होते हैं और वहां से न्यू प्लांट्स निकलते हैं। तो ये फोटोकॉपी बनाने वाला सिलसिला इसी मॉलिक्यूल से आया। तो वहां से लाइफ की शुरुआत हुई, ठीक है। डीएनए ये स्पेशल बनाता है लाइफ को। अब उसके बाद में एक बहुत बड़ा चेंज आया कि फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ। मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ और वो यूनिसेलुलर जो कि अमीबा टाइप के जीव हो गए, वहां से वो पैरामीशियम में कन्वर्ट हुआ और मल्टी सेलुलर बना। हम मल्टी सेलुलर जीव है। ये ऐसा लगता है बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव था और यहां से फिर लाइफ की शुरुआत हुई। तो स्टार्टिंग में एक्वेटिक एनिमल्स बने, फिशेस हो गए ये सब। फिर उसके बाद धीरे धीरे जाके लैंड में ये माइग्रेट होने लग गए, तो एम्फीबियंस बने। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जैसे जैसे ज़मीन से बाहर निकले तो बर्थ होने लग गया एक ऐसे पीरियड का। बेसिकली वो पीरियड था ट्रायसिक एज। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पीरियड है जिसमें बहुत विभिन्न किस्म के डायनासोर से भी पहले का कह सकते हैं, ये वो टाइम था जहां पे अतरंगी किस्म के जीव थे। तो जैसे एक समझ लो एक कैटरपिलर इतना बड़ा जो कि 8-10 फुट का है, तो उसको वो आर्थ्रोपॉड कैटेगरी में ही था, लेकिन उसका नाम था आर्थ्रोपॉड कैटेगरी में, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इतना बड़ा कैटरपिलर था वो। फिर उसके बाद ड्रैगन फ्लाइज, आज के टाइम पे ड्रैगन फ्लाई इतने छोटे हैं, बड़े बड़े ड्रैगन फ्लाइज, राइट। तो मेगान्यूरा नाम था ड्रैगन फ्लाई का। सांप, टाइटानोबोआ के बारे में सुना होगा। टाइटानोबोआ कितना बड़ा? बहुत बड़ा सांप, मतलब वो एनाकोंडा सुना हमने। एनाकोंडा से समझ लो 10 गुना बड़ा। अच्छा। और वैसा ह्यूज सांप। तो ये सब मतलब अतरंगी किस्म के जीव थे वो टाइम पे, सब कुछ जाइगेंटिक था। अब उसके बाद वो टाइम था जब डायनासोर्स भी इवॉल्व हो रहे थे। फिर वहां से धीरे धीरे करके डायनासोर्स में एवोल्यूशन आया और डायनासोर्स बड़े होने लगे, ठीक है, साइज में, क्योंकि वो टाइम पे बहुत सारे जानवर थे जो बड़े थे, तो उनको खाने लग गए, तो उनको बढ़ने लग गए। वो टाइम पे ऑक्सीजन कंटेंट भी हाई था, तो ऑक्सीजन कंटेंट अगर हाई होता है तो नेचुरली आपका एनर्जी प्रोडक्शन बहुत एफिशिएंट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक था कि जैसे पृथ्वी पे चेंजेस आए उस हिसाब से कभी भी बदलाव सबसे बड़ा रीजन बनता है एवोल्यूशन का, ठीक है। एवोल्यूशन का बदलाव सबसे बड़ा रीजन पड़ता है। मैं एक सिंपल से फैक्ट से समझाता हूं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि साइंस हर किसी के लाइफ में एप्लीकेबल है, ठीक है। साइंस का एक प्रिंसिपल है, साइंस का किसी का तो है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करके बताता हूं। प्रिंसिपल के हिसाब से बेसिकली कि जब भी बदलाव आता है सबसे ज्यादा एवोल्यूशन होता है। तो हमारे केस में अभी देखेंगे तो जैसे तुम लोग पहले स्केचेस बनाते थे, एक टाइम हुआ जब कंपटीशन बढ़ गया तो उस पर कहीं ना कहीं व्यूज थोड़े से स्टैग्नेंट होने लग गए, बट गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो तुम लोग ने सोचा कि भाई कुछ अलग करना पड़ेगा। एवोल्यूशन आया, आज अपन 4 माइक के सेटअप के साथ यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, सही बात, राइट। तो जब एनवायरनमेंट में बदलाव आता है तब एवोल्यूशन फोर्स होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यही सेम प्रिंसिपल है उसमें भी, कि वहां पे समझ लो कि अगर किसी मीटियोराइट ने स्ट्राइक कर दिया तो वो टाइम पे जो बड़े बड़े जीव थे वो एक्सटिंक्ट हो गए
और जो छोटे छोटे जीव थे वो बिलों में घुस गए, चूहे जैसे जीव, मैमल्स, और फिर वहां से एक नई प्रजाति का जन्म हुआ जो कि मैमल से डिराइव थी। तो बेसिकली 3 स्टेजेस है, एक मेन स्टेजेस है, ऐसे बीच में बहुत सारे और स्टेजेस भी आते हैं, बट ट्रायासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। क्रेटेशियस में डायनासोर्स टोटली एक्सटिंक्ट हो गए, बिकॉज क्रेटेशियस में वो बड़ा सा चिक्सुलब एस्टेरॉइड जो है, मीटेरॉइड जो है, उसने हिट किया सीधा पृथ्वी को। तो उसके बाद जो भी बड़े जीव थे, समझ लो सालों तक, सेंचुरीज तक पृथ्वी का वातावरण पूरा ऐसा हो गया था कि हर जगह पे धूल 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 धूल, पोल्यूशन, सनरेज ही नहीं पेनिट्रेट हो पा रहे, पूरा डार्कनेस। अच्छा, एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे समझ लो, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी लाखों गुना ज्यादा वो पावरफुल एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ था। और फॉल आउट होता है ना, जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब होता है तो एक फॉल आउट होता है। फॉल आउट एक ऐसी जैसे फॉल आउट में क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स, सारे डस्ट क्लाउड्स, डस्ट क्लाउड्स सब ऊपर आके एटमॉस्फेयर को चादर की तरह ढक देते हैं। ठीक है, फॉल आउट करके एक गेम भी हुआ करता था, राइट? उसमें भी यही था कि न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद एक बंदा निकला है कैरेक्टर तबाही के बाद, वैसा। तो फॉल आउट ये होता है। तो अब वो फॉल आउट से क्या हुआ, क्योंकि चादर हो गई तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा होने लग गया, क्योंकि सनरेज तो आ नहीं पा रहे। दूसरी चीज, अब जो सन पूरे ग्रीनरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, प्लांट्स को खाना नहीं मिल रहा है, खाने की शॉर्टेज हो रही है, तो इससे मैस एक्सटिंक्शन आया, वैसा है। तो पूरा एक तरीके से वाइप आउट ही हो गया। वाइप आउट तो हुआ। सर आपको वैसे आपको लगता है कि कभी ड्रैगन्स भी एग्जिस्ट करते थे जो मुंह से आग फेंकते थे, जैसे चाइना का, या हम थाईलैंड भी जाते हैं, उनके वो यूज करते हैं ड्रैगन्स को एज आई गेस नेशनल एनिमल उनका है, या कुछ ऐसा है, ड्रैगन को बहुत एम्फसाइज करते हैं। ड्रैगन्स भी होते थे क्या पहले के टाइम पे? जिस तरीके से अभी ड्रैगन्स को फायर स्पिटिंग ड्रैगन्स की तरह दिखाते हैं, और इवन चाइनीज लोग उसको नेशनल एनिमल जो भी मानते हैं, वैसा तो नहीं है भाई। जितना मैंने रिसर्च किया है वैसे तो कोई थे नहीं, और ये एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज बहुत मुश्किल है। मतलब इस तरह का एडेप्टेशन एनिमल्स में हमने देखा नहीं है, बिकॉज आपको कहाँ से लाएगा, आप अपने वॉइस बॉक्स से या लैरिंग से, कहीं से आप कहाँ से, मतलब वो थ्रो कैसे, फ्लेम थ्रो कैसे कर पाओगे? ऐसा ये स्ट्रक्चर बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अभी तक हमने देखा नहीं है कोई भी जानवर में। हाँ, और ये एस्ट्रॉइड हिट होने वाला कॉन्सेप्ट भी हमने तभी सुना था, अब तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ सुनाई नहीं देता कि ऐसा कुछ हो सकता है या होने वाला है। तो ये भी बहुत पहले की बात है कि ये सब होता था। एस्ट्रॉइड्स का सीन ये है कि एस्ट्रॉइड्स बेसिकली एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं अर्थ के अराउंड, तो वो रेगुलर इंटरवल्स में पास करते रहते हैं। सो सारी चीज अगर तुम देखोगे साइक्लिकल मैनर में होती है, जैसे अर्थ अपने अराउंड घूमते रहता है, सन के अराउंड घूमते रहता है, उसी तरीके एस्ट्रॉइड्स का भी ऑर्बिट होता है। कभी कभार ये एस्ट्रॉइड्स हमसे बहुत क्लोज से गुजरते हैं, तो कुछ कुछ एस्ट्रॉइड्स को नासा ने हैजार्डस एस्टेरॉइड्स, हैजार्डस ऑब्जेक्ट्स के तौर पे क्लासिफाई करके रखा है, मतलब इनसे डेंजर हो सकता है। कभी भी हाँ, आके ये सुनने को तो बहुत आता है कि ये करीब से निकलने वाला है, फिर कुछ तो इतने सालों बाद आएगा, फिर वो कभी आता ही नहीं है, वो निपट जाता, पता नहीं कहाँ हो जाता है। राइट। तो अभी देखा जाए ना, तो जो सबसे हैजार्डस भी अगर हम कंसिडर करें, उसका भी चांस होता है कुछ, जैसे 2000 में एक चांस है कि वो हमें हिट करेगा, और ये मोस्ट हैजार्डस है। तो हम फिलहाल सेफ जोन में, ऐसा नहीं है कि मतलब ये है। अब न्यूज़ में तो पता है कि भाई डर सबसे ज़्यादा चलता है, फियर मॉन्गरिंग करो, ये है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, TRP। इसके पीछे रीज़न सिंपल है कि हम इंसानों के लिए सबसे प्राइमरी इमोशन जिसका हम पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल है वो फियर है, क्योंकि फियर लिंक्ड है डायरेक्टली सर्वाइवल से, और सर्वाइवल DNA का, जिसके बारे में हमने बात की थी, वो प्राइमरी मॉलिक्यूल, उसका सोल पर्पस है। DNA का पर्पस सिर्फ एक है। अगर कोई पूछता है लाइफ का पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये है मेरा, बट अगर बायोलॉजिकली स्पीकिंग, बायोकेमिस्ट्री वाइज स्पीकिंग, तो DNA का पर्पस सिर्फ इतना है, सर्वाइव करो और रेप्लिकेट करो। और DNA और सर्वाइव करो, रेप्लिकेट करो, मैं ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे हम सब ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स ऑर्गेनिज्म। भाई एनिमल्स मरे, हम मरे, DNA को फर्क नहीं पड़ता। DNA चाहता है कि मैं सर्वाइव करूं और मैं प्रोपोगेट हूं। कितने स्पीशीज ऐसे हैं जो DNA को आगे बढ़ाने के लिए खुद सुइसाइड कर लेते हैं। अच्छा, तो विडो स्पाइडर्स अगर मालूम होंगे, विडो स्पाइडर्स में
जो मेल विडो स्पाइडर होता है वो छोटा होता है और ब्लैक विडो बड़ी होती है साइज में। तो मेल विडो स्पाइडर जब ये मेट कर रहा होता है उसे मालूम होता है कि भाई काम होने के बाद ना ये खा जाएगी मेरे को, क्योंकि वो आकार में दुगुनी तिगुनी होती है और उसको हमेशा बहुत भूख लगता है मेट करने के बाद। लेकिन फिर भी वो जाता है, वो मेट करता है और उसके बाद भोजन बन जाता है। अपना डीएनए, अपना सीड अंदर देके, क्योंकि फीमेल के बॉडी में वो डीएनए ज्यादा सेफ है और वहां से न्यू लाइफ क्रिएट होगी, मल्टीपल बच्चे देगी वो, तो डीएनए तो आगे बढ़ा ना, अपना बायोलॉजिकल पर्पस पूरा हुआ, अपना बायोलॉजिकल पर्पस हुआ, अपन गए। सेम चीज हनी बीज के भी केसेस में देखोगे। हनी बीज में क्या होता है, जो क्वीन बी होती है उसी के पास सिर्फ सीड होता है, वही सिर्फ फर्टाइल होती है, बाकी जो वर्कर बीज होते हैं वो मेट नहीं कर सकते। तो क्वीन बी की सारे वर्कर बीज मिलकर हिफाजत करते हैं और जब भी अगर छत्ते पे हाथ भी डाला ना तो वो वर्कर बीज आपको भून देंगे। और उनका डंक कैसे होता है कि एक बार मारा तो उनको मालूम है मरने वाले हैं हम, क्योंकि जब तुम निकालोगे तो वो जो पिन है वो पिन अंदर रह जाता है और वो पिन से वो ब्लीडिंग से मर जाते हैं। मतलब वो पिन, अगर उनका पिन निकल गया तो मर जाएंगे। उनको मालूम होता है कि मैं इसको डंक मारूंगा किसी को तो मैं मरूंगा, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी उनके पास डीएनए नहीं है। क्वीन बी बचनी चाहिए। सो दिस इज द वियर्डनेस। और हम सोचते हैं कि यार हमारे लाइफ का पर्पस है कि हम मार्स को कॉलोनाइज करेंगे, हम ये करेंगे। बट बायोलॉजिकली देखा जाए, बायोलॉजिकली स्पीकिंग, ये पर्पस है डीएनए का। बट ह्यूमन वाइज देखा जाए तो देयर हैज टू बी समथिंग विच ड्राइव्स अस फॉरवर्ड, राइट। तो इसीलिए ह्यूमंस फिलॉसफी का इस्तेमाल करके लाइफ को मीनिंग देने की कोशिश करते हैं और कुछ बड़ा पर्पस ढूंढते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन हमेशा, और वो होना भी चाहिए वो बट पर्पस। सर डीएनए का जो ये पर्पस है, लाइफ प्रकृति ऐसी बनाई गई है, तो आप बिलीव करते हो कि भगवान ने बनाई है या कुछ कोई तो क्रिएटर है जो हु इज़ नॉट अ ह्यूमन, जिसने सिस्टम बनाया है, प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं इन अ सिस्टमैटिक साइक्लिक वे, और डीएनए का ये पर्पस होगा और एवोल्यूशन ऐसे होगी, कुछ किसी की क्रिएशन है ये या सब अपने आप चल रहा है आपके हिसाब से? देखो, इस सवाल का जवाब ना आज के टाइम पे कोई नहीं दे सकता है कि एक्चुअल रियलिटी किसने बनाई है। लेकिन मैं साइंस का पर्सपेक्टिव यहां पे बता सकता हूं। साइंस का पर्सपेक्टिव ऐसा है, और मेरा भी देखने का नजरिया यही है, कि अभी तक हमारे पास एविडेंस नहीं है किसी क्रिएटर के ये पूरे चीजों को बनाने के पीछे के। हमारे पास मिसिंग लिंक्स है कि ये चीज है, इस सवाल का जवाब हमें अभी तक नहीं मालूम। लेकिन जस्ट बिकॉज हमें सवाल का जवाब नहीं मालूम इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिएटर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें इससे पहले ये नहीं मालूम था कि अर्थ सन के अराउंड रोटेट करता है कि सन अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। तो हमने एक एज्यूम कर लिया कि शायद से अर्थ के अराउंड सन रोटेट करता होगा। हमें यह नहीं मालूम था कि भाई सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, हमें नहीं मालूम था बारिश क्यों आती है, हमें नहीं मालूम था कि फार्मिंग कैसे करते हैं। तो हम हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, हम अपने साथ अपना बोरिया बिस्तरा लेके जगह जगह जाते थे और वहां पे शिकार करते थे, वहीं पे खाते थे, फिर कहीं और जाते थे बाद में। तो जस्ट हमें सवाल का जवाब नहीं मालूम तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे क्रिएटर है, राइट। तो ये एक लॉजिकल फैलेसी है। अब साइंस का पर्सपेक्टिव इसमें यह है कि आज के टाइम पे अगर हम कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसके पीछे का रीजन हमें हमारे जो साइंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसको यूज करके मिल जाता है। मतलब 95% चीजें आज के टाइम पे जो हमारे कंसर्निंग है उन सब का जवाब साइंस के पास है। जो भी हमारे लाइफ से कंसर्निंग है उन सब का जवाब साइंस के पास है। और वो सारी चीजें, वो सारा जो नॉलेज है, इनसाइट्स है, उसको हम टेक्नोलॉजी में यूज कर पा रहे हैं। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कवर किया, उसके लॉज को डिस्कवर किया, मैक्सवेल्स इक्वेशंस को डिस्कवर किए। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आगे बढ़ के हमने फिर बाद में कम्युनिकेशन मेथड्स डिस्कवर किए। अभी ये आज जो इस तरीके से हम माइक यूज कर पा रहे हैं, कैमरा यूज कर पा रहे हैं, ये सब साइंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करके टेक्नोलॉजी क्रिएट की गई है। एंड दीज प्रिंसिपल्स वर्क ऑल द टाइम दे वर्क बिकॉज दिस इज वॉट एक्चुअल रियलिटी इज। साइंस हमेशा एविडेंस देखता है और साइंस की मेथोडोलॉजी सिंपल होती है कि आप स्टार्ट करो बेस से और फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं मालूम, ठीक है। साइंस की मेथोडोलॉजी ऐसी है कि आपको कुछ नहीं मालूम, आपको सब चीज, आपको पहले एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा, मतलब एक थियरी, एक बेसिक थियरी, एक प्रोटो वर्जन, और आपको बोलना पड़ेगा यार
लेट्स से कि जब मैं पत्थर वहां पे फेंकता हूं ना, तो फिर ये जो चीज है ये नीचे गिरता है, ठीक है, ये मेरी हाइपोथेसिस है बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। तो मैं पत्थर फेंक के देखूंगा, और अगर ये चीज नीचे गिरा तो मैं इसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट को एसोसिएट करने के लिए एक थियरी बनाऊंगा कि क्या कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है, राइट? तो साइंस इज नॉट अबाउट, साइंस बिलीव करता है एविडेंस पे, कि हम पहले टेस्ट करेंगे, एक बार टेस्ट हो गया कि ऐसा होता है तो उसके बाद फिर हम एक थियरी बनाएंगे, एक एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों होता है, या फिर हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन है तो हम उसको टेस्ट करेंगे, बट जब तक टेस्ट करके एविडेंस हमें नहीं मिला तब तक हम बिलीव नहीं करेंगे। सो यहां पर एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो एथिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, या जो लोग साइंस में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, वो लोग भगवान को नहीं मानते क्योंकि वो लोग नैरो माइंडेड होते हैं। लेकिन एक्चुअल बात ये होती है कि जब भगवान के एग्जिस्टेंस का एविडेंस मिल गया तो एथिस्ट पहला इंसान रहेगा जो भगवान को मानेगा। और अगर एक अंधविश्वास वाला बंदा जो कि भगवान में आंख बंद करके बिलीव कर रहा है या किसी भी चीज में बिलीव कर रहा है, फेरीज में, किसी में भी, उसको अगर पैराडॉक्सिकली भगवान भी आके बोल दिया कि भाई मैं नहीं हूं, तो भी वो बोलेगा नहीं आप हो, राइट? तो ये एक डिफरेंस है एविडेंस बेस्ड चीजों में और ब्लाइंड फेथ में, क्योंकि उसी एविडेंस के बिना तो हम किसी भी चीज में बिलीव कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है, लाइक अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन को, ह्यूमन सोसाइटी के एवोल्यूशन को हम स्टडी करेंगे, आज मैं एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूं, ठीक है? आज के टाइम पे ना कम से कम 500 से 1000 रिलीजियंस है, और बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं जो ऐसा बोलते हैं कि हमारा भगवान सुप्रीम भगवान है और हमारे पास ही राइट इंटरप्रिटेशन है राइट भगवान का, कि मतलब कि क्या किस तरीके से दुनिया बनी है हम जानते हैं क्योंकि हमारे बुक्स में ये चीज लिखी है। बहुत सारे रिलीजियंस है, बट एक सिंपल सा लॉजिकल बात यहां पे ये है कि सच्चाई तो सिर्फ एक ही हो सकती है ना। अगर 100 रिलीजियंस है, सब लोग इक्वली ये मानते हैं कि भाई मेरा सही है, मेरा सही है, और सब एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, सच्चाई तो सिर्फ एक ही हो सकती है ना। तो इसका मतलब ये सब गलत है मोस्टली। सर आपकी थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच है और आप इस तरीके से सोचते हैं इस बारे में। मैं ये मानता हूं कि रिलीजन का एक पर्पस है, और वो पर्पस है लोगों को आपस में लाना, लोगों में एथिक्स, मोरालिटीज को डेवलप करना। लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि यार आप अंधविश्वास बन के हर चीज में बिलीव करो, इवन जो आपके कॉमन सेंस और लॉजिक के खिलाफ जाती हो। चीजों को उसके पर्पस के लिए यूज किया जाए, क्योंकि वरना लोगों को गुमराह करना कितना आसान हो जाएगा। अब आज के टाइम पे हम फेक बाबाओं के तो कितने किस्से देखते हैं। सही बात है। भगवान दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। आप अपनी लॉजिक को जिंदा, आप अपनी रैशनैलिटी को जिंदा रखो, रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, कल्चर को रिस्पेक्ट करो, उसका काम लोगों को साथ में लाना है, लेकिन उसके बेसिस पे किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद भी गुमराह ना हो। भाई आप इतना प्रो साइंस हो, मुझे एक बात बताओ, आप कर्मा और मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन सब चीज़ों में मानते हो कि आप यूनिवर्स आपको देता है चीज़ें जो आप सोचते हो, या वो भी प्योर माइंडसेट का गेम है, या कर्मा जो आप कर रहे हो वो घूम के आपके पास आएगा? आप इन चीज़ों में मानते हो? देखो, हमारे दिमाग में ना एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। ये बेसिकली फोकस लाता है किसी एक पर्टिकुलर चीज में। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे हमारे क्रू मेंबर्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइट जल रहा है, मे बी एसी चालू है, लेकिन हमारा फोकस हमारे कॉन्वर्जेशन में है, राइट? तो आपका दिमाग क्या कर रहा है, वो 90% चीजों को ब्लॉक कर रहा है और वो सिर्फ कॉन्वर्जेशन पर फोकस ला रहा है ताकि वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जहां पे रिक्वायर्ड है वो चीज एब्जॉर्ब कर सके। तो ये रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम करता है। हमारे दिमाग में यही होता है। देखो, बहुत बार ना सवालों के जवाब हमारे आंखों के सामने होते हैं, लेकिन हम कभी उस दिशा में सोच ही नहीं रहे होते, ठीक है? तो जब आप सोचते हो, जब आप लाइक सबकॉन्शियस माइंड में किसी चीज को बिठाते हो, जब आप एक गोल को डेप्थ तक लेके जाते हो अपने माइंड के सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, यहां पे भी मैं एक थोड़ा साइकोलॉजी की लैंग्वेज बात कर रहा हूं, वहां पे आप लेके जाते हो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में बात बैठ जाती है और फिर आपका रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और अब वो पूरी दुनिया को स्कैन कर रहा है और वो डिफरेंट तरीके ढूंढ रहा है और वो हर तरीकों को लिंक कर रहा है कि मैं उस गोल को अचीव कैसे करूं। मे बी ये कर सकता हूं, मे बी वो कर सकता हूं, मे बी ये कर सकता हूं। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन कॉल्ड रेड कार इफेक्ट, ठीक है? तो अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग अभी कार में आए होते हैं यहाँ पे,
कोई भी एक, तो मैं अगर किसी को पूछूंगा कि यार जब तुम ट्रैवल करके आए तो बाहर कितने रेड कार देखे तुमने, गिने क्या, कितने थे? तो बोलेगा मैंने एक आध देखा लेकिन गिना नहीं मैंने, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं उसको बोलूंगा कि यार भाई कल जब तू आएगा ना तो मुझे एग्जैक्टली बताना कि कितने कार तूने देखे, और जितने भी कार देखे होंगे उस हर कार के लिए तुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। तब उसको हर कार याद आएगा। तो पहले उसका फोकस नहीं था, लेकिन अब उसका फोकस मोटिवेटेड हो गया है, इंसेंटिवाइज्ड हो गया है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे दुनिया के आसपास, हमारे लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स है, और वो पैटर्न्स में सवालों के जवाब छुपे हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है, लेकिन हमारा ध्यान कभी जाता नहीं है। तो जब हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन का मतलब यही है कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो गोल हमारे दिमाग के डेप्थ्स में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है, और हमें उसको किसी भी हालत में अचीव करना है, तो हमारा दिमाग तरीके ढूंढ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिवर्स आपको दे रहा है या दे रहा है, मतलब वो आपके पास कहीं से आ नहीं रहा, आप कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो बेसिकली, या आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस चीज को कैसे। वो फिलोसॉफी की लैंग्वेज है। सो फिलोसॉफी में कुछ भी, मतलब एक लैंग्वेज एक मेटाफोरिकल हो जाती है, पर्सपेक्टिव वाइज डिपेंड करती है। आप उसको देख सकते हो कि मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूं, आप देख सकते हो कि यूनिवर्स पुश कर रहा है आपके तरफ। वो तो देखने का नजरिया है अपना, हर किसी का देखने का नजरिया है। बट अगर मैं साइंस की भाषा में बताऊं, ठीक है, तो शायद ये चीज हो रही है और ये वर्क करता है, बिकॉज आपके दिमाग को एक मैकेनिज्म चाहिए जिसमें वो लिमिटेड चीजों पर ही फोकस करे, वरना दिमाग ओवरबर्डन हो जाएगा, राइट। और दिमाग वो नहीं चाहता। दिमाग हमेशा चाहता है कि भाई इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो जब वो आपका गोल बन जाता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और फिर आपको सारे पैटर्न्स दिखने लगते हैं, और आप कह सकते हो कि आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वो फिलोसॉफी है, देखने का नजरिया है अपना सबका, ठीक है। वो हमें मीनिंग देता है। एक्चुअल रियलिटी ये है, फिजिकल रियलिटी, बट हमें क्या मीनिंगफुल लगता है, क्या नजरिया हमें मीनिंगफुल लगता है, वो हमारे ऊपर है। लेकिन सर आज हमने बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी है अपनी ऑडियंस को। और मैं बोलूँगा जनता को, आप सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर के चैनल का गोल बटन यहाँ पे आ रहा है, सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। सर के 5 चैनल्स है, और सर 5 चैनल्स पे अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो आप प्लीज़ जाकर सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ रहा है, उसे जाकर सर को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप इनकी लाइफ से जुड़े रहें, इनके नए नए कंटेंट से जुड़े रहें। और हम मिलेंगे आपको एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। सर जाते जाते सो मेरा फाइनल मैसेज यही रहेगा कि गाइज लाइफ में समझने के लिए, सीखने के लिए और जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा बस यही मैसेज है कि आप एक ही दिशा में, बस दिशा तक मत अपने दिमाग को सीमित रखिए, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है स्पेशलाइजेशन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो आप में एट्रीब्यूट है, जो स्किल है, वो सिर्फ तभी आता है जब आपका रेंज नॉलेज का वाइड है। वाह सर, क्या बात कर दी आपने। इसी के साथ पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय बाय।